तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे चैनल एलडब्ल्यू में। फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ में आप लोग के सामने हम आए हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कि आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है। और हम क्या किए हैं कि जो वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसका वन शॉट बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक है। इसमें आप लोग को क्या होगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को हम कराएंगे। और आज हम जो याद करने वाला है उसको यानी कि थियरी लगभग, ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा। और कल वाले वीडियो का जो वन शॉट आएगा उसमें बस न्यूमेरिकल आएगा और इसके बाहर क्वेश्चन आ गया तो आप जो मन करे वो कर दीजिएगा हमारा। ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो लिखने वाला है वो हम आज बता दे रहे हैं और कल वाले वीडियो में हम लोग बस केवल और केवल क्या पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको जो डर लग रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को पेपर में फोड़ना है। चलिए देखिए स्टार्ट करें हम लोग। वैद्युत रसायन केमिस्ट्री का ये दूसरा लेसन है। ठीक है, पहला विलयन है, दूसरा क्या है वैद्युत रसायन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का अगर जवाब दे देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आपको जो पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनीशन और जो हम पढ़ा रहे हैं देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। देखिए क्या है, जब किसी धात्विक छड़ को, जब कोनो धातु के छड़ को विलयन में क्या करते हैं, डालते हैं। विलयन में क्या करते हैं, डुबाते हैं। विलयन में क्या करते हैं, डुबाते हैं। विलयन क्या है, विलयन आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, नमक पानी मिला दिए, वहां पे क्या बन गया है, विलयन बन गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब किसी छड़ को उसी विलयन में डालेंगे, इस छड़ को उस विलयन में क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो इलेक्ट्रोड जो छड़वा डाले उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोडवा जो है डाले उसके और विलयन के मध्य जो भी भवांतर उत्पन्न होता है, के मध्य उत्पन्न जो भी भवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इतना आसान आपको डिफिनेशन कहीं मिलेगा ही नहीं, लिख के दे रहे हैं दावे के साथ। जब किसी धात्विक छड़ को विलयन में डुबाते हैं, धात्विक छड़ को विलयन में डाल दिए तो जो धात्विक छड़ क्या है, इलेक्ट्रोड है। और तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। याद हो गया। चलिए इसको प्रभावित करने वाले कारक इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए बाकी किताबों में खूब ज्यादा लिखा है, आपको बस टॉपिक पे बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन प्रभावित करता है, तो पहले विलयन की सांद्रता, विलयन कितना गाढ़ा है, कितना मतलब तनु है, कितना सांद्र है, इसकी बात है। तो विलयन की सांद्रता। दूसरा धातु की प्रकृति, जो इलेक्ट्रोड डाले उसकी प्रकृति कैसी, उसके नेचर कैसी है। दूसरा तीसरा बात आ गया वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य मतलब जो नमकवा को डाले हैं, पनिया में घोले हैं, तो नमक किसका काम कर रहा है, वैद्युत अपघट्य का। जिसको पानी में डालते हैं और वो अपने आयनों में टूट जाता है वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो ठीक है, नमक क्या है, वैद्युत अपघट्य। नमक पानी क्या है, वैद्युत अपघट्य। और ताप, ठीक है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग वो कर लिए। देखिए अभी दूसरा समझा दे रहे हैं, फिर हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहले दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। विद्युत लेपन होता क्या है, विद्युत लेपन क्या है, तो देखिए हाई दिखाई दे रहा है ना, ए के ऊपर आप कुछ पोत पात देंगे तो उसको बोला जाएगा लेपन। ठीक है, ध्यान से समझिए, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा यानी कि विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा यानी विद्युत प्रवाहित करके। ठीक है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा किसी एक धातु पर, किसी एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत को चढ़ाना, किसी एक धातु पर दूसरका धातुआ का परत चढ़ाना या लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। एकदम आसान है,
विद्युत लेपन कहलाता है। आगे देखिए, धातुओं को आकर्षक बनाने के लिए, देखिए धातुओं को आकर्षक बनाने के लिए मतलब अच्छा दिखे, धातु को आकर्षक बनाने के लिए आप लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा खराब दिखेंगे, मुंह पकड़ी मुरी पोत लेंगे तो अच्छा नहीं दिखने लगते हैं। तो इसलिए धातु को आकर्षक दिखाने के लिए, धातु को आकर्षक दिखाने के लिए धातुओं को आकर्षक बनाने तथा संक्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए इसका उदाहरण, उदाहरण अच्छा एकदम उदाहरण मस्त है, मिला है। लोहे की चादर को संक्षरण से बचाने के लिए जिंक धातु का क्या किया जाता है, उस पर लेपन कर दिया जाता है, तो उस पर संक्षरण नहीं लगता है। इसके ऊपर अगर कुछ चिपका देंगे तो अंदर वाला खराब होगा, पहले ऊपर वाला ना खराब होगा। ठीक है, तो कौन खराब होगा, जिंक ना खराब होगा, लोहा बचा रहेगा और अच्छा भी दिखाई देगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसको अगर क्या कर दिए, इस लोहे की वस्तु को के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बहुत सरफेस केमिस्ट्री जब था तो उसमें अंतर 3-4 गो था पृष्ठ रसायन से, इसमें अंतर बहुत कम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये अंतर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, तो इसको एकदम रट लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर बता रहे हैं। पहले इसकी संरचना को देख लीजिए। तो विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है ना, उसमें बाहर से बैटरी लगाई जाती है और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, प्लेटिनम का। ये भी किसका बना होता है, प्लेटिनम का। और ये जो विलयन होता है NaCl का होता है, किसका होता है, NaCl का, NaCl का। और विलयन जब जल में जाता है तो घुलता है किस रूप में, Na और Cl रूप में। Na+ और Cl- में क्या होता है, टूट जाता है। ध्यान से अब देखिएगा, बैटरी का धन ध्रुव है, बैटरी का धन ध्रुव, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड नहीं, इसको बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड। और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। इसको बोलेंगे कैथोड, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ध्यान से देखिए, इसका प्लस यहाँ पे आता है और आने के बाद यहाँ पे जब आएगा तो इसमें का जो विलयन में Cl- घुला है उसको अपनी ओर खींचने लगेगा, और जो इधर से माइनस आएगा इस प्लस को अपनी ओर खींचने लगेगा, और तेजी से आपस में इलेक्ट्रॉनों को खींचने के चक्कर में विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं। तो यहाँ पे अंदर विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो बाहर से बैटरी जोड़ी जाती है उसके कारण होता है। अब जो विद्युत अपघटनीय सेल बना है, इसमें एनोड क्या होता है, धन होता है, कैथोड क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, दोनों प्लेटिनम के बने होते हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। चलिए अब इसके अंतर के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो अंतर के बारे में पढ़ने से पहले एक बार इसको भी जान लिया जा रहा है, ये है क्या। तो इसमें होता है, एक विलयन जो होता है वो किसका होता है, Zn-SO4 का। एक बर्तन में विलयन को रख लेते हैं और दूसरे बर्तन में कापर मतलब कि CuSO4 कापर सल्फेट का विलयन रख लेते हैं। जो जिसमें Zn-SO4 का विलयन है उसमें जिंक की छड़ को क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, और जो Cu मतलब कापर सल्फेट का जो विलयन है उसमें कापर की छड़ को डाल लेते हैं। इसमें किसकी छड़ को डालेंगे, कापर की छड़ को डाल लेंगे, और दोनों को ऊपर से तार की सहायता से जोड़ लेते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, जो बताता है दोनों के मध्य विभवांतर कितना है। देखिए, और बीच में यहां से यहां तक जोड़ देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, क्योंकि बस इधर से जाएगा तो आएगा नहीं, तो किधर पूरा हमेशा जाता रहेगा। ठीक है, तो परिपथ को कंप्लीट करने के लिए नीचवा से हम लोग क्या लगा देते हैं, लवण सेतु। इसका नाम क्या है, लवण सेतु, लवण सेतु। इसका नाम क्या है, लवण सेतु। लवण सेतु जोड़ देते हैं। लवण सेतु में K2SO4 होता है। ये प्रक्रिया आगे पढ़ाई जाएगी जब इसमें पूरा पढ़ा जाएगा, बस ऊपर ऊपर बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंस है। अगर आपको डीपली इसको और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है तो जरूर बोलिएगा कि सर गैल्वेनिक सेल के बारे में बता दीजिए। जिंदगी भर नहीं बोलेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, अगर कमेंट कर देंगे तो हम बना देंगे। ऊपर ऊपर बस बता रहे हैं अभी तक। ठीक है,
इसमें एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है, और कैथोड क्या होता है हमारा, धन ध्रुव होता है। ठीक है, यह लवण सेतु क्यों लगाया जाता है, तो परिपथ को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इधर क्या होता है, रिडक्शन। इधर क्या होता है, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। क्या होता है, अपचयन। इधर क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का हटना। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हट रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस जिंक से ऑक्सीजन को हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो जिंक से हम क्या कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन को, देखिए जिंक से इलेक्ट्रॉन को निकालिए, जिंक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जिंक पे 2 प्लस हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, जिंक निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन समय निकालेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये इसके छड़ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। और इधर देखिए, इधर अपचयन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है, तो वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखिए Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके उदासीन होना अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट करना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब यह ना जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन जितने निकलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने हेमी का इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जो प्लस वाला रहेगा विलयनवा में, जो जिंक SO4 ZnSO4 है, ZnSO4 जो विलयन में है, इसमें का जो SO4 है, यहाँ पे Zn है और SO4 है, इसमें का जो SO4 है, इसमें के जिंक प्लस को अपनी ओर खींचेगा, खींच खींच के इसको क्या कर देता है, पतला कर देता है। और इधर क्या होता है, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे विलयन में क्या है, CuSO4 है, विलयन में क्या है, CuSO4 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज्यादा है ना तो इसमें का Cu क्या होता है, इसके ऊपर आके चिपकने लगता है, क्योंकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इधर के क्या है, प्लस, प्लस इसके ऊपर क्या आके चिपकने लगता है। चिपकने के कारण वहां पे क्या होता है, उसकी आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है, वो मोटा हो जाता है। तो ये वाला क्या होता है, जब ये गैल्वेनिक सेल काम करने लगती है तो इसमें कैथोड क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है, और एनोड क्या होता है, पतला होने लगता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया आपको हम समझा दिए। देखिए अब ऊपर ऊपर समझा रहे हैं तो ऐसे समझा रहे हैं, आप लोग कह देंगे तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि जो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसके डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। देखिए बैटरिया से जोड़ेंगे तो अंदर हमारा रिएक्शन होगा, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, नहीं विद्युत दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं ना। ठीक है, आगे इस, हाँ अब इसमें चलिए अब बात कर लीजिए, एक तो बात कर लिए इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा अंदर रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, और देने लेने के कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। तो इधर से कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो इधर से कौन आएगा, धारा। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है कि नहीं बहती है, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें क्या होती है, इसमें सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे इस सेल में पूरा सेल का काम कर रहा है। आई बंद इसलिए हो गया, सोचिए एक वो सेल ऐसा बनाना है जिसमें बैटरी का इस्तेमाल हो, क्या मतलब ऐसा सेल बनाने का, इसलिए क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसमें बैटरी, इसमें क्या किया गया है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला गया है, इसमें क्या किया गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला गया। पहला डिफरेंस मस्त है। आगे देखिए, इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है। इसमें बैटरिया द्वारा अंदर ऊर्जा दी जा रही है, बाह्य स्रोत द्वारा दी जा रही है। इसमें इस सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। इस सेल से विद्युत ऊर्जा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बरस बैटरी लगाए हैं, बरस लाइट जैक लगाए हैं, नहीं ना, तो इसमें क्या होता है, इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा खुद अपने आप क्रिएट हो रही है। इस सेल में देखिए बाहर से विद्युत ऊर्जा जा रही है। इस सेल बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, इसलिए इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। देखिए आगे,
विद्युत धारा प्रवाह करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पे ऑक्सीकरण होता है, इस पे ऑक्सीकरण होता है, और इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, अपचयन होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बात को अच्छे से समझिए। इसमें देखिए अच्छे से ध्यान से, विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी, लेकिन इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होने लगती है, अपने यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होने लगती है, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्वतः होने लगता है। आगे देखिए, इसमें इसमें कैथोड क्या होता है, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है तथा एनोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है। एनोड देखिए धन ध्रुव लिखे हैं, कैथोड क्या लिखे हैं, ऋण ध्रुव लिखे हैं। इसमें कैथोड धन ध्रुव, इसमें कैथोड जो है देखिए कैथोड धन ध्रुव होता है तथा एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से, जो जिंक धातु है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है, कॉपर को विस्थापित कर सकती है। यानी रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन होगा जिंक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, रिएक्शन, रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन क्या होगा, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से, मतलब कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है और खुद उसका स्थान ले ले रहा है। तो कैसे हो जा रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस में क्या हो जा रहा है, कॉपर हो जा रहा है। ठीक है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता है, जबकि सोने में ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। Au जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ रिएक्शन जो है, इस Au को यहाँ पे आ जाना चाहिए, Au को यहाँ पे आ जाना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, नो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको एक बात बता रहे हैं, आप लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़े होंगे। सक्रियता श्रेणी में देखिए यहाँ पे लिखे होंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, इतना आपको लिख दिए। अब नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, ठीक है, नीचे से जैसे, इधर तो नीचे दिखाई दे नहीं रहा होगा आप लोगों को, इधर दिखाई दे रहा है, Ag और Au दिखाई नहीं दे रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर से इधर बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा Au और उसके बाद क्या हो जाएगा, Ag, नहीं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड, Au। ध्यान से देखिए, सबसे कम क्रियाशील यह है, उससे ज्यादा क्रियाशील यह है, उससे ज्यादा यह है, मतलब नीचे से जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ही क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नीचे से ऊपर जाते जाते आप लोगों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेशियम, सोडियम, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो आपकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऊपर जाने पे आपकी सक्रियता क्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि जो ऊपर के धातु हैं वो ज्यादा क्रियाशील हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ कॉपर में और जिंक में ज्यादा क्रियाशील कौन है, उस बात पे बस ध्यान दीजिए। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, देखिए ध्यान से, जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, तो ऊपर है जिंक ना, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। लेकिन जब हम लोग सोना को रखेंगे और यहाँ पे कॉपर से देख रहे हैं, सोना क्या रहा है, नीचे आ रहा है, सोना जो है कॉपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के कारण कॉपर को सोना विस्थापित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह जो सोना है ना वो कॉपर से खुद कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील होने के कारण इसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक, जिंक जो है कॉपर जिंक को
कॉपर Cu से ऊपर रखा गया है। जिंक को कॉपर से क्या रखा गया है, ऊपर रखा गया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। अतः जिंक धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण, और जब ऊपर रखा गया तो अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और ऊपर रखा है जिसके कारण अधिक क्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील धातु को उसको विलयन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, जबकि सोना Au धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोना, ठीक है, सोना Au से नीचे स्थित है। सोना देखिए Au के बाद Hg आएगा तब Ag आएगा तब Au ना है। Au को वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से क्या किया गया, नीचे स्थित है। अतः कम क्रियाशील होने के कारण CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम को लिखिए। फैराडे का जो वैद्युत अपघटन दोनों नियम है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको रट के जाना ही है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें कहना क्या चाह रहे थे फैराडे, तो दोनों नियमों को देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए 3 नंबर मिल जाएगा, द्वितीय नियम लिखिए 3 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम दोनों को एक लिख के बता दे रहे हैं, दोनों एक ही संगे बता दे रहे हैं। आप अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा। अब से एक अलग नोट बनाइए इंपोर्टेंट टॉपिक का उसको अच्छे से लिखिए, तब जाके बढ़िया नंबर आएगा। देखिए रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना है तो रणनीति के साथ पढ़ाई करिए, टाइम पे आगे वही बढ़ेगा जो टाइम पे गियर को चेंज करेगा। ठीक है, बढ़िया नंबर उसी के आएगा। ठीक है, तो देखिए हम जैसे जैसे करें वैसे वैसे करिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम नियम। तो फैराडे का जब प्रथम नियम हम पढ़ेंगे तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुए या एकत्रित होने पर, इलेक्ट्रोड में मुक्त में से रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, इधर क्या होता है एनोड, इधर क्या होता है कैथोड, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, ध्यान से देखिए हमारी बातों को सुनिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो जिंक की छड़ होती है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव आने का वो इसमें आके घुलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है यानी कि हट रही है, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन आके रुक जाते हैं, और यहाँ पे जो विलयन होता है कॉपर SO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन होने के कारण यहाँ पे Cu होता है और SO4 भी आपस में आयन में घुले रहते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, Cu प्लस चार्ज है, तो Cu उस पे जाकर क्या होता है, एकत्रित होता है। बात को अच्छे से समझिए। देखिए इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा इससे मुक्त होगा, और इसको एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके अनुसमानुपाती होती है, तो पदार्थ किसके समानुपाती होती है, तो आवेश के समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो आवेश के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की मात्रा को किससे दर्शाएंगे, आवेश मतलब इसमें से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो पदार्थ की जो मात्रा है आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस समानुपाती को हटाएंगे। हटाने से पहले आप बताइए कि यहाँ पे जो Q आवेश लिखे हैं, आवेश Q बराबर से क्या होता है, तो चूंकि आवेश Q बराबर से क्या होता है, I इंटू टी। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे 10 में, I बराबर से Q अपन में टी, I बराबर से Q अपन में टी, तो Q बराबर से इसका इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा IT हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए I इंटू टी। अब इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे Z, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा IT, जहाँ Z क्या है, जहाँ, चलो इसको हटा दो बाबू, जहाँ Z बराबर से क्या है, तो समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो पहला नियम भुलाएंगे नहीं ना, कि किसी इलेक्ट्रोड पर, देखिए
इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड में से मुक्त होना, इलेक्ट्रोड में से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली जो पदार्थ की जो मात्रा है वैद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश की क्या होती है, वैद्युत अपघट्य में से कितना आवेश जा रहा है उसकी क्या होती है, समानुपाती होता है। ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जब वैद्युत धारा का समान मात्रा, वैद्युत धारा की समान मात्रा को वैद्युत धारा की रहेगा, वैद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग, वैद्युत धारा की समान मात्रा हेउज उतने एम्पियर का है, हेउज उतने एम्पियर का है, वैद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में जब प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान मात्रा में, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान मात्रा की वैद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जितना पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर से छूटता है, मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्राएं हैं तुल्यांकित द्रव्यमानों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम बराबर कर दिए, तुल्यांकी भार को क्या कर दिए, डायरेक्ट क्या कर दिए, बराबर कर दिए हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं। आज की देखिए, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो दो में कट जाएंगे, तो कोई लगाने का तो मतलब है नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे W बराबर से क्या होता है, अभी W बराबर से यहाँ क्या लिखे हैं, ZIIT। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आवेश की मात्रा अलग अलग है, आवेश की मात्रा अलग अलग है, धारा का मान समान है, समय भी समान रहेगा, यहाँ पे भी मात्रा अलग है और धारा का मान समान रहेगा, और यहाँ पे T और बराबर किसके है, तुल्यांकी भार के। यहाँ पे तुल्यांकी भार के क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती है। अब यहाँ पे कौन कौन कटेगा, तो IT से IT कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा Z1 बटा Z2 बराबर से E1 बटा E2। ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है तुल्यांकी द्रव्यमानों के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हट गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और देखिए अब यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा, इससे आगे आने वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें केवल न्यूमेरिकल रहेगा और न्यूमेरिकल एकदम धमाकेदार रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त तरीके से कीजिए। धन्यवाद यहाँ तक रहने के लिए।